हेलो फ्रेंड्स, प्रभाकर सिंह नॉलेज अड्डा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं विज्ञान कक्षा 9 की, जिसमें एक चैप्टर है गुरुत्वाकर्षण। कौन सा चैप्टर है? गुरुत्वाकर्षण। तो उसका हम लोग फर्स्ट पार्ट पढ़ चुके हैं, ये उसका पार्ट सेकंड है। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप वहां जाकर पार्ट 1 देख सकते हैं या हमारे चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इसमें सारे क्वेश्चंस को कवर किया गया और बेस्ट नोट आपको प्रोवाइड कराए गए हैं। ठीक है, तो ये नोट्स के बाद आपको किसी भी और नोट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे मुक्त पतन क्या होता है। ठीक है, तो ये देखिए, अंग्रेजी भी आप साथ में पढ़ते चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आगे ज़्यादा जो कंटेंट है वो अंग्रेजी में ही, तो इसको अंग्रेजी में कहते हैं फ्री फॉल। ठीक है, मुक्त पतन। तो देखिए, मुक्त पतन क्या होता है? किसी वस्तु का पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में पतन। देखिए, पतन माने होता है गिरना। पतन माने क्या होता है? गिरना। तो पतन का संबंध किससे है? गिरने से। किसी वस्तु का पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के प्रभाव में गिरना मुक्त पतन कहलाता है। मुक्त पतन में वस्तु के वेग की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि वह हमेशा पृथ्वी की तरफ ही गिरती है, लेकिन वस्तु के वेग के परिमाण में परिवर्तन होता है। समझिए, मुक्त परिवर्तन होता क्या? जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, क्या है? पृथ्वी है ये हमारी, और ये कोई वस्तु है, ठीक है, जिसका कुछ द्रव्यमान है। तो जब ये वस्तु नीचे की तरफ गिर रही है, ध्यान से समझिएगा, और इस पर केवल कौन सा बल कार्य कर रहा है? गुरुत्वीय बल, या जिसको हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। अन्य कोई बल इस पर कार्य नहीं कर रहा है, तो इसका पतन क्या कहलाता है? मुक्त पतन कहलाता है। यानी कोई वस्तु जब पृथ्वी की ओर गिर रही हो और उस पर सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्वीय बल ही कार्य करे, तो उस वस्तु के पतन को मुक्त पतन कहते हैं। दूसरी चीज, ठीक, अब इसकी बात कह रहा है दिशा। तो देखिए, इसकी दिशा, जब भी कोई चीज गिरती है पृथ्वी की तरफ, तो लगभग वो कैसी एक सरल रेखा में ही गिरती है, एकदम सीधी करके ही गिरती है। क्यों सीधी गिरेगी? क्योंकि गुरुत्वीय बल ही कार्य कर रहा है और कोई बल कार्य नहीं कर रहा, जिसके कारण इसकी दिशा में कोई बदलाव नहीं आता। अगर कोई दूसरे बल कार्य कर रहे होते तब तो इसकी दिशा बदल सकती थी, लेकिन सीधा एक ही बल कार्य करता है, वो भी गुरुत्वीय बल, वो इसको अपनी तरफ खींच रहा है, तो इसलिए इसकी दिशा में कोई बदलाव नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे ये नज़दीक आती जाएगी पृथ्वी के, इसका वेग जो है वो लगातार बदलता जाएगा। ठीक है, तो इस स्थिति में इसके क्या कहते हैं? इस स्थिति में इसका जो वेग है वो लगातार बदलता जाएगा, और ऐसे पतन को क्या कहेंगे? मुक्त पतन कहेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते होंगे मुक्त पतन आपको समझ आया होगा। एक बार फिर से समझते हैं। जब कोई वस्तु केवल गुरुत्वीय बल के प्रभाव के कारण पृथ्वी की ओर गिरती है, बाकी इस पे कोई बल कार्य नहीं कर रहा है, सिर्फ कौन सा कार्य कर रहा है? गुरुत्वीय बल, तो इसके पतन को क्या कहते हैं? मुक्त पतन कहते हैं। ठीक है, शब्दों को समझने की कोशिश करिएगा। अब अगला हम पढ़ेंगे गुरुत्वीय त्वरण। देखिए, यही वस्तु है ये कोई वस्तु है, और ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, तो अब जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है तो क्या होता है? देखिए, इसके जो दिशा है, अभी हमने पढ़ा था, दिशा नहीं बदलती है। ये क्रॉस का मतलब क्या है? नहीं बदलती है। लेकिन जैसे जैसे ये पृथ्वी के नज़दीक आएगी,
इसका वेग जो है वो लगातार बढ़ता जाएगा। ये ऊपर के सिंबल क्या बता रहा है कि वेग लगातार बढ़ता जाएगा, यानी हम कहें वेग में लगातार क्या होगा, परिवर्तन होता जाएगा, वेग परिवर्तन होता जाएगा। जैसे जैसे ये पृथ्वी के नज़दीक आती जाएगी इसका वेग जो है बढ़ता जाएगा, या कह लो वेग लगातार परिवर्तित हो जाएगा। अब समझिए वेग परिवर्तन को ही तो त्वरण कहा जाता है। तो देखिए वही चीज़ यहाँ पे बताई गई, जब कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से गिरती है तो वस्तुओं में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक त्वरण उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, उस त्वरण को ही क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। तो समझे कि जैसे जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिर रही है तो उसका वेग लगातार बदलता रहता है, वेग परिवर्तन को ही त्वरण कहते हैं। अब ये त्वरण उत्पन्न क्यों होता है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, इसीलिए इसका नाम हम लोग क्या रख देते हैं, गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, इसका नाम क्या बना देते हैं, गुरुत्वीय त्वरण। तो समझ आया त्वरण किस लिए कहते हैं, क्योंकि वेग परिवर्तन हो रहा है। वेग परिवर्तन किसकी वजह से हो रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, अब देखिए इसे छोटे वाले जी से, स्मॉल जी से प्रदर्शित किया जाता है। अब ये इम्पॉर्टेंट, इसकी दिशा सदैव पृथ्वी के केंद्र की तरफ होती है। ये पॉइंट हमेशा याद रखेंगे, इसकी दिशा किधर होती है, ये देखिए ये एरो आ रहा है, यानी इसकी दिशा सदैव पृथ्वी के केंद्र की तरफ होगी। हर एक लाइन इम्पॉर्टेंट है, आपको इसको नोट करना है। ठीक है, तो ये चीज़ हमने पढ़ा है, जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसकी दिशा में कोई बदलाव नहीं होता, उसका वेग परिवर्तन होता है, जिससे उसमें एक त्वरण उत्पन्न हो जाता है। यह त्वरण किस बल के कारण होता है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है, इसीलिए इस त्वरण को क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। अब देखिए हमने कुछ और पॉइंट पढ़े हैं, उनको देखते हैं एक बार। इतनी चीज़ हमारी क्लियर है। अब इसे किस अक्षर से लिखते हैं, जी से। आइए इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट जानते हैं। देखिए ये किस अक्षर से लिखा गया, जी से। तो समझिए जी का मात्रक क्या होता है, ये त्वरण है तो इसका मात्रक क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, दूसरी बात याद करिए, इसका मान जो होता है 9.8 होता है, और यूनिट यही लिख देंगे। इसका जी का मान कितना होता है, 9.8, और किस यूनिट में, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पढ़ा है, तो वो सारी चीज़ें हमारी समझ में आएंगी। अब देखिए हम अगला जो पढ़ेंगे गुरुत्वीय त्वरण, यानी स्मॉल जी, और गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय स्थिरांक, जिसको हम लोग सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी कैपिटल जी भी कहते हैं। तो देखिए सारे पॉइंट यहाँ पर कवर किए गए हैं, और बड़ा अच्छा सा अंतर है। पहला क्या है, हम इनके मान को लिखेंगे। पहला तो आप इनका नाम भी लिख सकते हैं कि इसे क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, और इसे गुरुत्वीय स्थिरांक, या फिर इसका एक और नाम बताया था, सार्वत्रिक, क्या नाम था, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ठीक है, ये नाम हम लोगों ने पढ़ा था, क्या नाम था, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ठीक, दूसरा क्या, इसका मान कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और इसका मान देखिए 6.67। आप ज़्यादा डिजिट मत याद रखिए, केवल 2, 6.67 गुणे 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर और किलोग्राम स्क्वायर। अब देखिए ये पॉइंट, इसका मान भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये वाला तो नियतांक है, और नियतांक है तो इसका मान हमेशा स्थिर रहता है। मात्रक में देखते हैं, इसका मात्रक क्या है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और इसका मात्रक क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर। आइए आपको समझाते हैं ये मात्रक इसका निकला कहाँ से है। तो देखिए बड़े आराम से, कुछ भी रटना नहीं होगा,
हम लोगों ने एक सूत्र पढ़ा था F बराबर जी एम और एक और m बटे में डी स्क्वायर, ये सूत्र पढ़ा था। तिरछा गुणा करिए तो क्या आ जाएगा, F गुणे में डी स्क्वायर और बराबर में जी एम और m। हमको g की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करें, ये चीज़ कहाँ आ जाएंगी, इधर नीचे। तो क्या बन जाएगा सूत्र हमारा, F गुणे में d का स्क्वायर और बटे में m और m। तो इधर कौन बच जाएगा, सिर्फ g। आप ध्यान से समझिएगा, F क्या है, बल, बल का मात्रक न्यूटन। d क्या है, दोनों के बीच की दूरी, यानी दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, और स्क्वायर लगा है तो लगा दिया। अब देखिए m क्या है, द्रव्यमान, और ये वाला m भी क्या है, द्रव्यमान, यानी द्रव्यमान का क्या हो गया, स्क्वायर। तो इसकी यूनिट भी बन जाएगी किलोग्राम स्क्वायर। देखिए यही यहाँ लिखी है, तो इस तरह से आप इसकी यूनिट निकाल सकते हैं। अब देखिए इस वाले जी में एक दिशा होती है, अभी हमने पढ़ा था इसकी दिशा कहाँ होती है, पृथ्वी के केंद्र की ओर, लेकिन इसमें दिशा नहीं होती है। तो जब दिशा हो गई तो यह कैसी राशि हो जाएगी, सदिश, और इसमें दिशा नहीं है तो यह कैसी राशि हो जाएगी, अदिश राशि। ठीक है, आइए इसके आगे देखते हैं। ये है, अब देखिए द्रव्यमान क्या होता है। तो किसी वस्तु में निहित पदार्थ का परिमाण, ध्यान से, बहुत सरल सरल परिभाषाएं लिखी गई और सब एकदम बढ़िया परिभाषा है। किसी वस्तु में निहित पदार्थ का परिमाण उसका द्रव्यमान कहलाता है। ठीक है, तो यानी कोई वस्तु है, उसमें जितने पदार्थ की मात्रा होगी, पदार्थ की मात्रा, उसी को क्या कहेंगे, उस वस्तु का द्रव्यमान। तो द्रव्यमान क्या है, किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को ही क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। एक दूसरी परिभाषा भी है, इसको भी देखिए। ये क्या है, किसी वस्तु के जड़त्व की माप उसका द्रव्यमान कहलाती, यानी किसी वस्तु के जड़त्व की माप, बस इतना ध्यान रखना है, किसी वस्तु के जड़त्व की माप को ही उसका द्रव्यमान कहते हैं। एक बात समझिए, जितना ज़्यादा जड़त्व होगा उतना ही ज़्यादा उसका द्रव्यमान होगा। ये बातें यहाँ ध्यान रखिएगा। जैसे जैसे आप उसका जड़त्व बढ़ाएंगे, ये देखिए, जैसे जैसे आप उसका जड़त्व बढ़ाएंगे उसका द्रव्यमान भी बढ़ेगा। और अगर जड़त्व कम करते जा रहे हैं, नीचे के एरो का मतलब कम करना, तो उसका द्रव्यमान भी कम होता जाएगा। अब देखिए द्रव्यमान कैसी राशि है, यह एक अदिश राशि है। क्यों, क्योंकि इसमें दिशा नहीं होती। जैसे हमने कहा कोई चीज़ 4 किलो, तो बस मतलब सिर्फ 4 से है, किलो का तो एक इकाई हो गई, इसमें दिशा नहीं होती, इसलिए यह कैसी राशि है, अदिश राशि है। क्यों, क्योंकि सिर्फ परिमाण होता है और दिशा नहीं। अब देखिए इसका मात्रक क्या होता है, हम सभी जानते हैं कि द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। और ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझिएगा, किसी वस्तु का द्रव्यमान सभी जगह समान रहता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप दुनिया में, अंतरिक्ष में कहीं पर भी चले जाएं, द्रव्यमान हमेशा समान रहेगा। किस अक्षर से लिखा जाता है, m से। सारे पॉइंट के रूप में लिखा है, इतने बढ़िया नोट्स हैं। किसी स्थान पर द्रव्यमान शून्य नहीं हो सकता है, ये बात याद रखिएगा। किसी भी चीज़ का द्रव्यमान कभी भी शून्य नहीं होगा। आप कहीं पर भी चले जाएं और कोई भी वस्तु का द्रव्यमान शून्य नहीं होगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द्रव्यमान शून्य नहीं होगा और हर जगह पर समान ही रहेगा। आप पृथ्वी पे हैं, अर्थ पे हैं, तो भी आपका द्रव्यमान वही रहेगा। आप चंद्रमा पर चले जाएंगे तो भी आपका द्रव्यमान वही रहेगा। ठीक है, तो ये था, हमने जाना किसके बारे में, द्रव्यमान के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ये है द्रव्यमान। अब देखिए द्रव्यमान हो चुका। अब स्लाइड देखते हैं, भार किसे कहते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। कई बार हम लोग द्रव्यमान और भार को एक ही चीज़ समझ लेते हैं। ठीक है,
तो आज ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी कि द्रव्यमान और भार अलग अलग चीज़ें हैं। तो आइए जानते हैं भार क्या है। किसी वस्तु का भार वह बल है, यानी ये क्या है, एक बल है जिससे पृथ्वी उसे अपनी ओर आकर्षित करती है। जैसे समझिए ये हमारी पृथ्वी है और ये कोई वस्तु है, तो ये हमारी जो पृथ्वी है इस वस्तु को क्या करेगी, अपनी तरफ आकर्षित करेगी। कहाँ, अपनी तरफ, ठीक है। ये हमारी क्या है, पृथ्वी है, तो ये उस वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित कर रही। तो आकर्षित करने के लिए एक बल लगाएगी और जिस बल से ये इसको अपनी तरफ आकर्षित करेगी उसी बल को ही क्या कहते हैं, भार कहते हैं। ठीक है, समझ में। यानी भार ऐसा बल है जिससे पृथ्वी उस वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। ठीक, आइए अब इसका जानते हैं सूत्र क्या होता है। बहुत आसान तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग एक सूत्र पढ़े थे, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो अब देखिए बल कौन सा लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्वीय बल, तो हम इसको F लिख देंगे। और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अभी हमने पढ़ा था ना, एक त्वरण होता था और उस त्वरण को क्या कहते थे, गुरुत्वीय त्वरण। और गुरुत्वीय त्वरण को किस अक्षर से लिखते थे, G से। ठीक है, तो अब देखिए जिस बल से आकर्षित करती है उस बल का नाम हमने क्या रख दिया, W, यानी भार। यही तो परिभाषा है। पृथ्वी जिस बल से उसे अपनी ओर आकर्षित करती है उसे बल को क्या कहते हैं, भार कहते हैं। तो भार को तो W से लिखा जाता है और M वही रहा और त्वरण G बन गया। तो जो फॉर्मूला बना है वो यहाँ समझने की कोशिश करिए। यहाँ वो फॉर्मूला क्या बना है, भार यानी W बराबर M यानी द्रव्यमान और G मतलब गुरुत्वीय त्वरण। और इसका मात्रक याद रखिए, क्योंकि ये बल है तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। तो इसका मात्रक भी न्यूटन होगा। भार का मात्रक क्या होगा, न्यूटन। ठीक है, तो आइए अब इसके आगे देखते हैं। अब देखिए द्रव्यमान और भार में अंतर, बड़ा बढ़िया सभी क्वेश्चन एकदम बढ़िया से हैं। तो देखिए द्रव्यमान क्या होता है और भार क्या, आज हम इसमें अंतर देखेंगे। तो अभी पढ़ा था किसी वस्तु में निहित द्रव्यमान की कुल मात्रा को क्या कहते हैं, वस्तु की कुल मात्रा को क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। किसी भी वस्तु में निहित कुल द्रव्य की मात्रा या पदार्थ की कुल मात्रा को क्या कहते हैं, उसका द्रव्यमान कहते हैं। और भार अभी पढ़ा था ना कि पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है वह उसका भार कहलाता है। तो ये दोनों परिभाषाएं हैं। अब दूसरा देखिए, किसी वस्तु के द्रव्यमान की माप को हम जड़त्व भी कह सकते हैं। अभी पढ़ा था ना कि द्रव्यमान क्या होता है, किसी वस्तु के जड़त्व की माप होता है। और भार क्या होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, यह एक बल है जो M और G का गुणनफल है। ठीक, अब देखिए तीसरा पॉइंट क्या पढ़ा था, किसी वस्तु का द्रव्यमान हर जगह पर समान रहता है, लेकिन भार किस पर निर्भर करता है, G पर। और हमको पता है ये G का मान तो सब जगह अलग अलग होता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि भार भी अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होगा। अर्थ पर कुछ और होगा और मून पर यानी चंद्रमा पर कुछ और होगा। क्यों, क्योंकि चंद्रमा पर G की वैल्यू बदल जाती है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए द्रव्यमान को हम भौतिक तुला द्वारा तौल सकते हैं, लेकिन भार के लिए कमानीदार तुला का प्रयोग किया जाता है। द्रव्यमान में हमने पढ़ा था केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, और दिशा नहीं है तो यह कैसी राशि, अदिश राशि। लेकिन भार एक बल है और बल में दिशा होती है, अतः यह कैसी राशि है, सदिश राशि है। अभी हमने पढ़ा था द्रव्यमान का मान कभी भी शून्य नहीं होगा, लेकिन G का मान शून्य होने से किसी वस्तु का भार शून्य हो जाता है। ठीक है, कहीं ऐसी जगह पे चले जाएं जहां G का मान कितना हो, शून्य, तो हमने पढ़ा है W बराबर होता है M गुणे G।
तो आंसर कितना आ जाएगा, शून्य, क्योंकि जी का मान क्या है, शून्य है। तो भार तो शून्य हो सकता है, लेकिन द्रव्यमान कभी भी शून्य नहीं होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा पार्ट 2। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने अच्छे अच्छे क्वेश्चन पढ़े। तो आपने अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो ये होगा कि जी कैसे कैसे बदलता है, यानी ध्रुवों पर क्या होगा और भूमध्य रेखा पर क्या होगा। अच्छे अच्छे टॉपिक हैं, इनको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे कि प्रणोद क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रणोद और दाब को लोग एक ही समझ लेते हैं, हम लोग इसको अंतर पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं।